Okay. Now in this session, first of all, good evening to all. Now in this session, we will discuss about GST practical training course. And again, thank you to all to join this demo session. I am CMA तरुण सिंघल इन प्रैक्टिस. नाउ हम डिस्कस करेंगे इस लेवल पर कि हमें इस कोर्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ों को प्रैक्टिकली डिस्कस करना है. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज जीएसटी. आप सभी ने इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो भी हम कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उसके कंटेंट क्या हैं. उस कोर्स के बारे में आपको पूरी डिटेल क्लियर होना चाहिए. व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ दिस कोर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी. जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या चीजें जीएसटी में होता है, उसी को हम पहले वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, योर नेम क्या है इस एक्ट का आपका? दिस इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स. स्क्रीन दिख रहा है आप सबको क्लियर? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. तो यहां पर हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो दो बात यहां पे आती हैं, गुड्स एज वेल एज सर्विस. तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या हमारे स्टेप्स होंगे वही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और इसी कॉन्सेप्ट में आपको हल्का सा मैं बताऊंगा कि जीएसटी का आउटलाइन क्या है, क्या क्या हमें इस कोर्स में डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट गुड्स एंड सर्विस. जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं तो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विस. तो हम बात करेंगे अबाउट गुड्स एज वेल एज सर्विस. तो गुड्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है? मीन्स ऑल टाइप ऑफ मूवेबल थिंग्स इज कॉल्ड गुड्स. थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं. गुड्स मीन्स ऑल टाइप ऑफ मूवेबल थिंग्स. तो जीएसटी के अंदर गुड्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन है. यहां पर जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इट इज जस्ट एन आउटलाइन. जब हम पूरा कोर्स कवर करेंगे तो वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में और सिस्टमैटिक वे में डिस्कस करेंगे. तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हमारे पास डेफिनेशन आती है अबाउट गुड्स एंड सर्विस. तो यहां पर व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विस. गुड्स मीन्स एवरीथिंग विच इज मूवेबल इज कॉल्ड गुड्स सिंपल लैंग्वेज में. एंड सर्विस मीन्स अदर देन गुड्स. आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो भी इंटेंजिबल है दिस इज योर सर्विस. ठीक है. तो सबसे पहले हमें इस कोर्स में डिस्कस करना पड़ेगा कि हमारे पास गुड्स का मीनिंग क्या होता है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आएगा हम डिस्कस करेंगे अबाउट सप्लाई. क्योंकि जीएसटी के अंदर इट विल बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस. सप्लाई का आप सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं कि जो भी हम सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो सभी चीजें सप्लाई की डेफिनेशन में आती हैं. तो सप्लाई मीन्स समथिंग फॉर कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ एंड इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तीन बातें यहां पे मेन है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस. सप्लाई मीन्स समथिंग लाइक सेल. नंबर 2 कंसिडरेशन. एंड नंबर 3 फॉर बिजनेस. जब तक तीनों बातें पूरी नहीं होंगी तब तक वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा. तो जीएसटी होने के लिए ऑल दीज 3 कॉन्सेप्ट्स कवर्ड सप्लाई. ठीक है. तो सप्लाई को हम यहां पर काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि जब तक आपको सप्लाई, अगर कोई प्रोडक्ट सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा तो ही उसके ऊपर हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे, अदरवाइज नॉट. तो प्रोडक्ट शुड बी इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. सप्लाई बेसिकली सेल के साथ वी हैव सम कंसिडरेशन, जो भी आपने पेमेंट किया, एंड ऑल्सो इट इज फॉर बिजनेस पर्पस. ठीक है.
तो यहाँ पर मैं हल्का सा आपको इसका आउटलुक दे रहा हूँ खाली। जैसे जैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे इन सभी बातों को हमें बहुत डिटेल में और एक सिस्टमैटिक वे में डिस्कस करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया हमारा फर्स्ट लेवल क्या होगा, वी विल डिस्कस अबाउट गुड्स एंड सर्विस। ऑन सेकेंड लेवल वी विल डिस्कस अबाउट सप्लाई, एंड ऑन थर्ड लेवल वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सप्लाई। सप्लाई किस टाइप की है, एक्सक्यूज मी, सप्लाई हमारे पास दो टाइप का होता है नॉर्मली, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। जब हम सेम स्टेट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंट्रास्टेट और विद इन स्टेट, एंड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड इंटरस्टेट। तो यहाँ दो वर्ड हमारे पास मेनली आते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड विद इन स्टेट, सेम स्टेट। व्हेन यू विल सेल प्रोडक्ट इन अ सेम स्टेट तो उसको बोलते हैं हम इंट्रास्टेट, और यहाँ पे चार्ज होता है हमारे पास CGST प्लस SGST। CGST मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CGST? CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड SGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ अगर आप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर गुड्स को सेल करते हैं तो हम यहां पर चार्ज करते हैं IGST, अदर स्टेट। मैंने आपको पहले बताया कि इस फर्स्ट लेक्चर में आई एम जस्ट गिविंग यू आउटलाइन अबाउट GST, और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो अदर स्टेट में हम माल बेचेंगे तो वी विल चार्ज IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर यहां पर IGST का हमारा रेट ऑफ टैक्स सपोज कर लीजिए 12% होता है। आपने देखा होगा जब आप मार्केट से कोई सामान परचेस करने के लिए जाते हैं तो उस पर IGST भी हो सकता है और CGST भी, SGST भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका CGST और SGST का रेट होगा वो दोनों 6% होगा। माने CGST एंड SGST का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाफ ऑफ होगा इन कंपेयर ऑफ रेट ऑफ IGST। क्लियर? तो नॉर्मली जैसे आपने मार्केट में कोई सामान परचेज किया तो आपने देखा होगा जो रेट ऑफ GST है, नॉर्मली CGST एंड SGST का रेट का समेशन IGST का रेट होता है। अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता, बट हमें डिसाइड करना पड़ता है सामान बेचते समय कि हमें दोनों में कौन सा रेट अप्लाई करना है। अगर आपने बाय मिस्टेक गलत रेट अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल आपको किसी प्रोडक्ट पर CGST एंड SGST अप्लाई करना था बट आपने मिस्टेक कर दिया और आपने अप्लाई कर दिया IGST, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर लगाएगी पेनल्टी। तो इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है GST को प्रॉपर ट्रीट करने के लिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कौन से प्लेस पर आपने सप्लाई किया। GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। GST में जहां माल का सप्लाई किया जाता है उसके हिसाब से हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, और दिस इज GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड। तो किस स्टेट को आपने एक्चुअल में सप्लाई किया, इट विल डिफाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो डेफिनेशन है उसमें गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों आती हैं। अगर हम कोई गुड्स बेचते हैं तो उसका हमें डिसाइड करना होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज तो उसका भी हमें प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना पड़ता है। अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई रॉन्गली डिफाइन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो भी कलेक्शन होगा GST का वो उसको प्लेस ऑफ सप्लाई वाली स्टेट को पे करना होता है। तो यदि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई को रॉन्ग डिफाइन कर दिया तो भी आपके पास पेनल्टी इंपोज होगा। तो बहुत ध्यान से हमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन कवर करना होता है। Now we come on the next point. This is called taxable person. अब जैसे आपने डिसाइड किया, आपने गुड्स डिफाइन कर लिया, सप्लाई डिफाइन कर लिया, एंड आल्सो वी आर डिफाइनिंग इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन कर दिया। फिर हमें डिसाइड करना होता है कि क्या हमें GST के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और कब हमें करवाना पड़ेगा, कब क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं अबाउट रजिस्ट्रेशन। इन सभी बातों को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे।
जहाँ जहाँ पोर्टल का यूज़ होगा, प्रैक्टिकल फाइलिंग का यूज़ होगा, वो सभी हम ऑन द पोर्टल डिस्कस करेंगे, नॉट ऑन एनी अदर मोड। ठीक है, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्रॉपरली पोर्टल पे डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी का जो भी कॉन्सेप्ट है इट विल बी ऑन पोर्टल। तो व्हेन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, कब आपको नंबर लेना है, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, रेगुलर रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन, टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्टर, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है, उसका पोर्टल पे कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस इज योर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अब आपने सुना होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोडक्ट डिफाइन कर रखे हैं जो आउट ऑफ जीएसटी हैं, जिस पर हम जीएसटी चार्ज नहीं करते। तो यदि आप उन प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपको उसका जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। तो कौन कौन से जीएसटी प्रोडक्ट हैं जिन जो एग्जेम्प्टेड हैं, अब यहाँ पर भी हमारे पास कई कैटेगरी होती हैं। एक तो होता है एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट, अगर हम बात करें, एक होता है निल रेट प्रोडक्ट। निल रेट माने जो जीएसटी में हैं बट फॉर द टाइमिंग उनका रेट हमने निल किया हुआ है। और एक होता है आपका नॉन जीएसटी प्रोडक्ट। तो इन सभी चीज़ों को हम डिफेंस करेंगे, तभी हम अपना जो रिटर्न फाइलिंग का वर्क है वो अच्छे से कर पाएंगे। ये पूरा कोर्स आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस होगा। जहाँ जहाँ रेलिवेंट कॉन्सेप्ट थ्योरी के होंगे वो सब आपको बताए जाएंगे। मेनली हमारा फोकस प्रैक्टिकल फाइलिंग्स के ऊपर, कैसे हम जीएसटी फाइल करेंगे ऑन पोर्टल, वो सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, कि जो भी आप माल बेचते हैं उसका आप वैल्यूएशन कैसे करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन अंडर बिलिंग करता है, उसने अपना माल ज़्यादा कीमत का कम रेट पर दिखा दिया, या कौन कौन सी चीज़ों को आपको अपनी बिलिंग्स के अंदर ऐड कर उस पर आपने जीएसटी चार्ज करना है। अगर रॉन्ग बिलिंग करेंगे तो जो पैसा आपको कस्टमर से लेकर गवर्नमेंट को पे करना था जीएसटी का, वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन, कि जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसका कौन से अमाउंट पर आपको अपना जीएसटी का चार्ज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा जो लीगैलिटीज़ हैं, जो प्रोविजंस है, वो इसी में आते हैं कि जो अमाउंट ऑफ जीएसटी जिस पर आपको चार्ज करना है उसका रॉन्ग वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ सप्लाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा जीएसटी का हमें रिटर्न फाइल करना होता है ऑन मंथली बेसिस, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे आपको फाइल करना होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किस समय ये माना जाएगा कि आपका प्रोडक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएसटी सेल हो चुका है। उसी महीने की रिटर्न के अंदर हमें उसका सेल दिखाना पड़ेगा। अगर हम उस रिटर्न में उसका सेल नहीं दिखाएंगे और नेक्स्ट मंथ हम उसका रिटर्न में सेल दिखाते हैं तो आपको उसका पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपको डिसाइड करेगा कि कौन से मंथ की रिटर्न में आपको कौन से मंथ का सप्लाई दिखाना है। अगर रॉन्गली आप टाइम ऑफ सप्लाई को करते हैं तो उस पर आपको जीएसटी के चार्जेस इम्पोज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम ऑफ सप्लाई, इसके बारे में हम बहुत डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये सारे जितने मैं आपको कॉन्सेप्ट बताए सारे आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने ये भी डिसाइड कर लिया भाई कौन सा आपका वैल्यूएशन था, किस समय हमें सप्लाई करना है। नाउ वी हैव लेवाई ऑफ टैक्सेस। हमारे पास कैसे हम जीएसटी का टैक्स पे करेंगे। तो जीएसटी का टैक्स पे करने के हमारे पास नॉर्मली दो तरीके होते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड आल्सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर नॉर्मली जो माल बेचता है उसी को जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, बट वी हैव सम डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पर जो रिसिपिएंट है, जो माल को खरीदता है, परचेजर, उसको पेमेंट करना पड़ता है अमाउंट ऑफ जीएसटी जो सप्लायर ने उसको माल बेचा उसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, कब आपको एफसीएम लगाना है, कौन कौन से रूल्स में आपको आरसीएम इम्पोज होगा, इन सभी चीज़ों को हम इस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ पर टैक्स भी इम्पोज कर दिया। टाइप ऑफ इनवॉइसेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नॉर्मली कौन कौन सी इनवॉइसेस जीएसटी के अंदर कवर होती हैं। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो हमारे पास लाइक टैक्स इनवॉइस हो गया, बिल ऑफ सप्लाई हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ट्रांसफर नोट, डिफरेंट टाइप ऑफ बिलिंग सिस्टम और इनवॉइसेस को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पर्सन को कौन कौन से इनवॉइसेस इशू करने का अधिकार है,
कब वो कौन से इनवॉइस इशू कर सकता है, प्योरली ऑन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आपको पता हो कि भाई आप कब टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, कब आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, एंड सो ऑन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को लगता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स. कि जो आपका जीएसटी रिटर्न है वो आप कैसे फाइल करेंगे. फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मोस्टली प्लीज एवरीवन म्यूट योर माइक. फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है. और रिटर्न्स, ये जितने भी हमने ऊपर स्टेप्स किए, ये सारे स्टेप्स का जो मेन पर्पस था वो यही था कि भाई जो हम रिटर्न फाइल करें उसके लिए हमें सारे कॉलम्स के बारे में डिटेल में पता चल जाए. तो आप देखेंगे हमने स्टार्टिंग किया, हमने डिस्कस किया अबाउट गुड सर्विस, अबाउट सप्लाई, इंटरस्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, सप्लाई का वैल्यूएशन, टाइम ऑफ सप्लाई, लिवाई ऑफ टैक्सेस, टाइप ऑफ इनवॉइसेस. इन सब का जो मेन हमारे पास क्राइटेरिया था वो यही था कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट पर अपना जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें कैसे इन चीज़ों को प्रॉपरली डिस्क्लोज करेंगे. तो मेन पर्पस हमारा क्या है, रिटर्न फाइल करना. तो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताऊँ इसके बारे में, तो रिटर्न हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रिटर्न्स हैं जो हम जीएसटी में डिस्कस करेंगे. तो जैसे आपके पास सबसे पहले GSTR1 रिलेट टू सेल. जो भी हम फॉरवर्ड सप्लाई करते हैं, माल बेचते हैं, उसका डिटेल GSTR1 में आता है. GSTR2 इस क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब GST2 अभी एप्लीकेबल नहीं है. नाउ वी हैव GSTR2A, GSTR2B. GSTR2A एंड 2B रिलेट टू परचेस पर जो आपने GST पे किया उन सभी का डिटेल यहाँ पर आएगा. मेन जो आता है GSTR3B, जो ये बताता है कि आपको हर महीने कितना टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट को पे करना है. GSTR4 फॉर कंपोजिशन स्कीम, GSTR5 फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर. जो नॉन रेजिडेंट और इंडिया में बिजनेस करता है उसको GSTR5 को फाइल करके अपना GST गवर्नमेंट को पे करना होता है. GSTR5A फॉर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स. GSTR6 फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. जैसे हेड ऑफिस ने माल परचेज किया और वो अपनी डिफरेंट ब्रांचेस को उस माल को सप्लाई कर रहा है. दिस इज कॉल्ड GSTR6. GSTR7 फॉर टैक्स डिडक्टर. GSTR8 फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर. तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ GST रिटर्न्स, कि कौन सी हमारे पास रिटर्न्स हैं GST की और कैसे हम इसको पोर्टल पर फाइल करेंगे. इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. मेन पर्पस यही है कि ये कोर्स करने के बाद आप अपना बिजनेस में भी GST फाइल करना सीख जाएं और इसके साथ साथ जो आपका कंसल्टेंसी वर्क है आप औरों के लिए भी अपना सर्विसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको GST का जितना भी वर्किंग है वो आप आसानी से उनके साथ होल्ड कर सकते हैं. नाउ द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लेमिंग ऑफ ITC. ITC बेसिकली क्या होता है कि जो मैंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया था उस समय जो मैंने उस पर GST दिया था उस GST का एडजस्टमेंट. माने मैं इसको ऐसे बोलूंगा, GST ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया उसका जो आपने GST पे किया था उसका आपको यहाँ पर सेट ऑफ मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ITC. अगर मैं ITC की फुल फॉर्म की बात करूं, दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. दिस इज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट. माने जो आपने इनपुट का टैक्स दिया था उसका आपको क्रेडिट मिलता है आउट ऑफ आउटवर्ड टैक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ और आपने सेल जब प्रोडक्ट किया था तो सेल पर आपने सपोज के लिए GST पे किया 1200 रुपी और जो परचेज किया था उस समय आपने GST पे किया गवर्नमेंट को लाइक 1000. तो बेसिकली आपको जो अल्टीमेट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट इज जस्ट ऑफ ₹200. दिस इज 1200 माइनस 1000. तो ये जो 1000 रुपए का आपको ये जो 1000 रुपए का आपको बेनिफिट मिला, इसी 1000 रुपए को हम बोलते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट. माने परचेज करते समय जो आपने टैक्स दिया था उसका आपको इनपुट का बेनिफिट मिल जाता है और जो आपने कस्टमर से
1200 रुपये चार्ज किया जीएसटी का, उसमें से 1000 रुपये एडजस्ट करके आपको खाली 200 रुपये ही गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आईटीसी कब आपको मिलेगा, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं। तो हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो मैक्सिमम आईटीसी का बेनिफिट ले पाए। जितना ज़्यादा वो आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगा उतना कम उसको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो आईटीसी क्लेम करने के हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं, कब कब हम आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं, उन सभी बातों को हम इन क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आईटीसी से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिफंड प्रोसीजर। ऐसा हो सकता है कि आपका जो इनपुट टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, या कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में आपने जो इनपुट टैक्स दिया था परचेज करते समय उसका आपको यहाँ पर रिफंड मिलता है। तो रिफंड कब मिलेगा, क्या उसका सिस्टम है, क्या उसका प्रोसीजर है, उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो हमें कौन कौन से अकाउंट्स एंड कौन कौन से रिकॉर्ड्स जीएसटी के अंदर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। अगर जीएसटी ऑफिसर या जीएसटी डिपार्टमेंट हमसे डिमांड करता है कि भाई आप हमें ये अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स शो कीजिए, तो कितने समय तक के हमें अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, कैसे कैसे वो मेंटेन करने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट सो कि आपके पास कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या नहीं है, उनको आपके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की से मतलब है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन इन अ प्रॉपर वे, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, ताकि आप किसी भी प्रकार की पेनल्टीज और टैक्सेस में आपको परेशानी ना आए। तो कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद असेसमेंट एंड ऑडिट। जीएसटी असेसमेंट मतलब कि आपने अपना टैक्स पे किया, उसका कैसे आपने कैलकुलेशन किया, दिस इज कॉल्ड असेसमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के असेसमेंट होते हैं, सेल्फ असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। किस किस टाइप से आपके टैक्स का असेसमेंट होकर हम उसको गवर्नमेंट को पे करते हैं। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस सम ऑडिट रूल, कब कब आपको अपने जीएसटी का ऑडिट करवाना पड़ता है, क्या क्या उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एंड लास्ट पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस, कौन कौन सी जीएसटी के अंदर पेनल्टीज हैं, क्या क्या प्रोसिक्यूशंस हैं, कब कब जीएसटी डिपार्टमेंट्स आप पे पेनल्टी इंटरेस्ट इम्पोज करेगा, कब कब ऑफेंसेस हैं, ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो कोर्स कंटेंट है, अगर मैं इसको आपको एक बार और एक सिंपल सिस्टम में समझाऊं तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए वन बाय वन। तो हमें जीएसटी को जो कवर करना है वो इसी सीक्वेंस में हम इसको लेकर चलेंगे और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, सप्लाई, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल, इस सीक्वेंस को ही आपको फॉलो करना है। और जैसे जैसे आप पॉइंट्स को आगे बढ़ते जाओगे उतना उतना आपको जीएसटी में क्लैरिफिकेशन होता जाएगा। जहाँ जहाँ आपकी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारे काम आपके प्रैक्टिकल बेसिस पे होंगे। आई विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो सभी आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में दिए जाएंगे। अब इस कोर्स को करने का आपके लिए एक्चुअल बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने आपको अबाउट जीएसटी बताया, अब हम डिस्कस करेंगे ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करना है इस कोर्स की आपके लिए क्या रेलिवेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कहीं भी जॉब करते हैं रिलेटिंग टू अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, और यदि आपको जीएसटी का प्रॉपर नॉलेज है तो आप आसानी से अपना सैलरी को आपको अच्छा खासा अपग्रेडेशन मिल जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 50% भी हो जाता है और कई बार डबल तक मिलता है, क्योंकि जीएसटी के वर्क के लिए एम्प्लॉयर को अलग से स्टाफ को हायर करना पड़ता है। बट इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी, और एक जीएसटी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर महीने पर डे बिलिंग्स के अंदर कॉमनली यूज हो रहा है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो उसका यूज इतना नहीं होता रूटीन वर्क के लिए, एक टीडीएस को हम छोड़ दें तो आपका साल के एंड में आपको रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन जीएसटी का रिटर्न हर महीने जाना है, हर परचेज सेल के अंदर आपको ट्रीटमेंट करना होता है जीएसटी का। तो नॉलेज ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग वर्क और फॉर टैक्सेशन वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत खुल जाती हैं इफ यू नो जीएसटी। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, यू कैन स्टार्ट योर ओन कंसल्टेंसी बिजनेस। आप जीएसटी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं एंड आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू जीएसटी। अपना ओन बिजनेस या ओन कंसल्टेंसी स्टार्ट करके यू कैन डू योर बिजनेस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इंडिपेंडेंटली ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी
क्योंकि जीएसटी का काम ऐसा है जो आप रूटीन में कर सकते हैं। हर शॉपकीपर को, हर बिजनेसमैन को इस समय जीएसटी का वर्क चाहिए। कितना भी जीएसटी आपका ऑटोमेटिक बेसिस पर हो जाए, लेकिन जीएसटी कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट हमेशा बनेगी और आगे आगे और बढ़ती जाएगी। तो आप आसानी से जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई करके अपना कोर्स करने के बाद यू कैन डू दिस एग्जाम देने के बाद आप आसानी से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डेवलप स्किल ऑफ डिफरेंट टैक्सेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने आप को जीएसटी में अपडेट करने के लिए। और इस कोर्स में आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट मिल रहा है, जहां पर हम सभी बातों को काफी डिटेल में और एक सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट आपको मिलेंगे, सभी चीजों को हम डिटेल में और कोर्स कंटेंट के हिसाब से स्ट्रक्चरल वे में चीजों को डिस्कस करेंगे। इस कोर्स में हम क्या क्या आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। वी आर कवरिंग ऑल एरियाज ऑफ जीएसटी। आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस दी जाएगी, प्रैक्टिकल वर्क करने के टिप्स दिए जाएंगे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद एंड ऑफ द टाइम वी आर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट्स टू यू। आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और एक लाइफ टाइम सपोर्ट आपका एक प्लेटफॉर्म बनेगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। कहीं भी आप जॉब करते हैं, कोई भी आपकी समस्या आती है रिलेटिंग टू जीएसटी, यू कैन अपनी क्वेरीज वहाँ शेयर कर सकते हैं और जो भी हमारे पास ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सभी उन क्वेरीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तरह से आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज के लिए अबाउट जीएसटी। उसके बाद ये जैसे मैंने आपको बताया, मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि ये जो कोर्स कंटेंट है इसमें हम क्या क्या करेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हम जो भी चीज़ें करेंगे वी आर ट्राइंग कि हम उसको सेक्शन वाइज समझें कि जीएसटी में कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या क्या उसके रूल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, मैंने आपको चार्ट एक बार डिस्कस किया था, वही बात है मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ। सप्लाई डिस्कस करेंगे, गुड सर्विस, लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, टाइम एंड सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल, डेबिट क्रेडिट नोट, ई इनवॉइसिंग, ये नया कॉन्सेप्ट है जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ। ई इनवॉइसिंग को हम डिस्कस करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है एंड इट्स यूटिलाइजेशन, रिटर्न्स कौन कौन सी होती है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कंपोजिशन डीलर, QRMP स्कीम्स। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। एंड आल्सो वी हैव सम मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक ई कॉमर्स ऑपरेशंस, ऑनलाइन सेलिंग, GTA सर्विसेज, अकाउंट्स एंड ऑडिट, जीएसटी प्रैक्टिशनर, करियर प्रॉस्पेक्ट्स। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर के क्या क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो कोर्स कंटेंट है अप्रॉक्सीमेटली 60 आवर्स के आसपास का आपका अप्रॉक्सीमेट रहेगा, जिसमें हम सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी के आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, केस स्टडीज, नोटिफिकेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कशंस के अलग सेशन होंगे, जहाँ पर हम बीच बीच में आपके साथ एक एक्स्ट्रा सेशंस लेकर आपकी जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इस कोर्स के बारे में जो जो हमें इस कोर्स में कंटेंट करना है वो सभी बातें मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया। होप सो कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको क्लास के बाद मिल जाएगा, जहाँ पर आप इन चीज़ों को और डिटेल में देख सकते हैं। नाउ तो आज यहाँ पर हम इसका फर्स्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे आपके साथ अबाउट जीएसटी। तो वी आर स्टार्टिंग आवर कोर्स और एक पहली स्लाइड में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा, बट उससे पहले वी आर टेकिंग ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट में आपको ब्रेक दूंगा। 5 मिनट के बाद आप रीज्वाइन करेंगे और हम उसके बाद इस कोर्स को डिटेल में फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर से हम इस कोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो होप सो 5 मिनट के बाद मिलते हैं आप सबसे। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर ऑन जीएसटी कोर्स। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अबाउट कोर्स कंटेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताया, अब उसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर डिटेल में फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज टैक्स। टैक्स होता क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि टैक्स बेसिकली है क्या। जो भी आपके क्वेरीज और डाउट्स हैं वो हम क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में लेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम क्लास के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा इंजॉय कीजिए क्लास को और अपने डाउट्स वगैरह हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। आई विल रिप्लाई टू ऑल। सारे डाउट्स का मैं आपको 1 बाय 1 रिप्लाई करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है।
तो टैक्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब फर्क क्या है दोनों में? डायरेक्ट टैक्स लाइक द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। माने जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स देता है, बर्डन भी उस टैक्स का उसी के ऊपर पड़ता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है? आपने इनकम कमाया तो टैक्स गवर्नमेंट को पे करने का जो बर्डन है वो भी आप ही के ऊपर पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। माने बर्डन एंड liability to pay to the government are on the same person, are called direct tax. माने burden and liability to pay the tax on the same person is called direct tax. मीनिंग समझ में आया आपको इसका? And now we have indirect tax. ये direct tax progressive in nature है। प्रोग्रेसिव मतलब आपने देखा होगा इनकम टैक्स में क्या होता है, 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में हो गई, आपके ऊपर 5% टैक्स लग गया। आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में हो गई और हाई टैक्स लग गया। तो हायर द इनकम हायर द टैक्स इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो अगर मैं इस बात को बोलूं तो डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स आपका एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो यहां पे एग्जांपल कौन सा है आपका? इनकम टैक्स। हायर द टैक्स हायर द बर्डन। आपने देखा होगा इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपको ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 10 लाख के ऊपर क्रॉस कर गया 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो हायर द टैक्स हायर द इनकम हायर द टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, इनकम के साथ साथ टैक्स का बर्डन भी बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। ये अपोजिट है। द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। माने यहां पर जिस पर्सन के ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ता है और जो उस टैक्स को गवर्नमेंट को एक्चुअल में पे करता है, दीज आर टू डिफरेंट पर्सन। जैसे हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं आपसे पूछूं तो बर्डन किसके ऊपर पड़ा टैक्स का? बर्डन पड़ा कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर को वो टैक्स गवर्नमेंट को देना है, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर ने वो टैक्स का बर्डन पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हु विल पे? हु विल पे टू गवर्नमेंट? कौन इस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा इस टैक्स को शॉपकीपर, सप्लायर। आई एम ट्राइंग कि मैं जो लॉ के वर्ड्स हैं वो यूज करूं। धीरे धीरे मैं उन्हीं वर्ड्स पे आपके साथ आऊंगा। जहां जहां आपको कंफ्यूजन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी का बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम कंज्यूमर से पैसा लेकर उस पैसे को गवर्नमेंट को जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉपकीपर की है। तो बर्डन एंड लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट आर ऑन डिफरेंट पर्सन, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी रिग्रेसिव इन नेचर है। माने आपकी चाहे इनकम 10 रुपए की है या इनकम 10 लाख की है, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% का टैक्स है तो आपको देना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम ज्यादा है या कम है, तो रिग्रेसिव है। माने रिच और पुअर दोनों के लिए बर्डन सेम है। डजंट मैटर कि आप रिच हैं या पुअर है, जो भी टैक्स रेट है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो रिग्रेसिव इन नेचर है डायरेक्ट टैक्स, इज अ रिग्रेसिव इन नेचर। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है और डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर है। हायर द इनकम, जितनी इनकम आपकी बढ़ेगी तब इसका रेट बढ़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में रेट विल रिमेन सेम। आपकी इनकम चाहे कम हो या ज्यादा हो, तो जो पुअर पर्सन है उसको भी उतना ही बर्डन बियर करना पड़ता है जितना रिच को बियर करना पड़ता है। देयर इज नो डिफरेंस इन इनडायरेक्ट टैक्स। सो अब हम बात करते हैं इसी बात को थोड़ा सा और डिटेल में। तो जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ। माने डायरेक्ट टैक्स में बर्डन उसी के ऊपर पड़ता है, बर्डन टैक्स खुद ही बियर करना पड़ता है। बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अदर पर्सन। अब यहां पर क्या हो रहा है?
आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको बताया किसी पर्सन ने जीएसटी का टैक्स पे किया, लेकिन उसने वही माल आगे किसी और को बेच दिया, तो वो जो उसने पहले टैक्स पे किया था उसको यहाँ पर आईटीसी मिल जाएगा। माने मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपके साथ। मिस्टर एक्स परचेस, मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेस किए, ठीक, मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेस किया और जीएसटी पे किया परचेस पर 500, लेकिन बाद में मिस्टर एक्स ने इसको सेल कर दिया और सेल पर जीएसटी पे किया 800। तो ये जो 500 रुपए का टैक्स बर्डन दिया था, इसका उसको यहाँ पे रिलैक्स मिल जाएगा और ये बर्डन आगे वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। माने इनडायरेक्ट टैक्स पे बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं टू अदर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ आईटीसी। आईटीसी की फॉर्म में जो बर्डन है वो आगे आपका शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, बर्डन आप ही के ऊपर पड़ेगा, आप ही को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आप उस बर्डन को किसी और पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। यदि आप कोई सप्लायर हैं और माल खरीद कर आगे बेचते हैं, तो जो आपने खरीदते समय टैक्स दिया था वो बर्डन आगे शिफ्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? ऑन कंज्यूमर के ऊपर। प्लीज म्यूट योर माइक। तो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स में आपका बर्डन शिफ्ट नहीं होता। अब अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे पास दो इनडायरेक्ट टैक्स प्रॉपरली अवेलेबल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। दीज आर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। और डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास इनकम टैक्स काउंट होता है। तो तीन हमारे पास मेन कैटेगरीज ऑफ टैक्स है, और भी छोटे मोटे टैक्स हैं, लेकिन तीन हमारे पास ये मेन बेस्ट कैटेगरीज हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी इम्पोज होता है जब हम आउट ऑफ इंडिया माल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर क्या लगता है आपको? कस्टम ड्यूटी। आपने इंडिया से बाहर से माल इंपोर्ट किया तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी का जो बर्डन है वो आपके ऊपर पड़ गया। जो सप्लायर ने पे किया था आपको, वो बर्डन उसने आगे कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं और इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई जो आपका डायरेक्ट टैक्स है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें अल्टीमेटली क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं नॉर्मली कौन कौन से टैक्सेस को हमने जीएसटी के दायरे में कवर किया हुआ है। एक्चुअली बहुत सारे टैक्सेस हैं जो पहले इम्पोज होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलग से इम्पोज करता था और स्टेट गवर्नमेंट उनको अलग से इम्पोज करता था। बट आफ्टर जीएसटी ये सभी टैक्सेस हमारे जीएसटी के दायरे में कवर हो गए। तो मैं वन बाय वन इन टैक्सेस के मीनिंग्स क्या हैं वो आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि नॉर्मली जीएसटी में हमारे पास कौन कौन से टैक्सेस कवर हो चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को हम लगाते हैं ऑन मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को उसके बदले में एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करना होता है। तो ये एक्साइज ड्यूटी अब कहाँ कवर हो गया? अंडर द कैटेगरी ऑफ जीएसटी। अब अलग से आपको कोई एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करना होता, वो जीएसटी के दायरे में आ गया है। सर्विस टैक्स लगता था पहले अलग से, व्हेन यू आर गिविंग एनी सर्विसेज, तो सर्विस टैक्स को भी हमने जीएसटी के दायरे में डाला। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट ये अलग था, जो वो भी जीएसटी के दायरे में आ गया। सीवीडी काउंटर बिलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर बिलिंग ड्यूटी। तो जैसे हम आउट ऑफ इंडिया से माल इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगती थी, इट्स अ पार्ट ऑफ कस्टम, वो भी अब आपका जीएसटी के दायरे में आ गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस, माने ओवरऑल आप देखेंगे तो काफ़ी टैक्सेस हमारे जो सेंट्रल लेवल्स के थे उन सभी को हमने एलिमिनेट करके कॉमन टैक्स में मर्ज कर दिया। दिस इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर अलग से टैक्स इम्पोज करती थी, लाइक स्टेट सरचार्ज, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेवाइड बाय लोकल बॉडीज, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, एंट्री टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। सो वी हैव अ लॉट ऑफ टैक्स। जीएसटी आने से पहले ये हमारे पास बहुत सारे टैक्स थे, उन सभी को हमने मर्ज करके एक कॉमन टैक्स सिस्टम क्रिएट किया, जीएसटी।
तो पहले कस्टमर को डिफरेंट लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। जैसे हम बात करेंगे सेल्स टैक्स की, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स के ऊपर अलग से इम्पोज होता था और स्टेट टैक्स अलग इम्पोज होता था। वैट के अलग रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते थे, CST के अलग रिकॉर्ड बनाने पड़ते थे। तो डिफरेंट टैक्सेस की जो ऑब्लिगेशन है वो बहुत सारी थी। सर्विस टैक्स का अलग ट्रीटमेंट होता था, उसका सेट ऑफ किसी और टैक्स के साथ नहीं मिलता था। बट GST आने के बाद ये सभी टैक्सों को हमने एक कॉमन टैक्स में मर्ज कर दिया। दिस इज कॉल्ड GST। तो GST इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। GST के अंदर हमने बहुत सारे टैक्सेस को एक साथ मर्ज किया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा GST के बैकग्राउंड के बारे में कि कब कब GST के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हुई। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन। तो कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि कोई व्हेन यू आर डूइंग अ एक्ट, तो आपको हल्का सा उसका बैकग्राउंड के लिए मैंने ये स्क्रीन शेयर किया है आपके साथ, आप इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आता जेनेसिस ऑफ GST इन इंडिया। जेनेसिस ऑफ GST इन इंडिया, ओके। इन द ईयर 2000, सबसे पहले 2000 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ GST। तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह। GST इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा भाई ये कमेटी हमने ऑर्गेनाइज किया टू डिजाइन अ GST मॉडल फॉर द कंट्री, कि कंट्री में हमें GST एप्लीकेबल करना है। तो आपने एक कमेटी बनाया ताकि वो रिसर्च कर पाए कि कैसे कैसे हम कंट्री के अंदर GST को लागू कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया इस GST को इंडिया में लाने के लिए। उसके बाद 2006 के में कुछ नहीं, 2006 में announcement by Union Finance Minister during the budget of 2006-07 that GST would be introduced from April 1, 2010। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंशियल बजट में ही इंट्रोड्यूस किया कि भाई हम 2010 से GST इंडिया में एप्लीकेबल करेंगे इन ईयर 2006, लेकिन नहीं हो पाया एप्लीकेबल। 2014 में अल्टीमेटली बीजेपी की जब गवर्नमेंट आ गई थी, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स लाए गए लोकसभा के अंदर GST इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत समय लगा। अगस्त 2016 तक पहुंच गए, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वाज एनेक्टेड। तो जब भी हम कोई नया एक्ट लाते हैं तो हमें अपने संविधान के अंदर अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो लोकसभा में बिल लाया गया, फिर 2016 में जाकर उन बिल पर एक्ट बनाया गया। उसके बाद फर्स्ट GST काउंसिल मीटिंग बुलाई गई। GST काउंसिल मीटिंग वर्ड पहली बार यूज किया गया। काउंसिल मैंने एक तरह की मीटिंग बुलाई गई GST को से कनेक्टेड सितंबर 2016 में, और अल्टीमेटली 2017 के अंदर मार्च 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया रिकमेंड CGST, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, यूनिट टर्चरी गुड सर्विस टैक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, एंड कंपेंसेशन सेस बिल। तो इस टाइप से GST को हमने कई लेवल्स पर सिस्टमेटिक वे में डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमारे पास कई एक्ट है, ये CGST एक्ट, SGST एक्ट, ये सारे डिफरेंट एक्ट हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे किसका कनेक्शन है। उसके बाद अप्रैल 2017 में इन एक्ट का बिल पास किया गया और इन एक्ट को हमने लागू किया। अल्टीमेटली GST ने इसके रूल्स बनाए कि कैसे हम GST को जब लागू करेंगे तो क्या क्या रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके बाद अल्टीमेटली जून 30 को सभी स्टेट्स में, जून 30 2017 में 2017 में अल्टीमेटली GST एप्लीकेबल हो गया इन द स्टेट ऑफ ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया हमने GST को एप्लीकेबल कर दिया। और जुलाई 1 से GST लॉन्च हो गया, इसका पोर्टल ओपन हो गया जून 30 के बाद नेक्स्ट डे, और जुलाई 8 से हमने इसके अंदर बिल पास करके J&K के अंदर भी GST को हमने एप्लीकेबल कर दिया। और अभी ये जर्नी खत्म नहीं हुई, जर्नी इज कंटिन्यू। आज भी GST की काउंसिल मीटिंग होती है जिसके अंदर GST के रूल्स, रेगुलेशंस और हर चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया जाता है और इसमें रूटीन में अपडेट्स आते रहते हैं। तो GST को समझने के लिए मैंने आपको उसका हल्का सा एक बैकग्राउंड बताया कि कितना बड़ा इतिहास है, कहाँ से हमारा GST का शुरुआत हुआ और कैसे कैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को किया। और अभी भी 28 आपका जो 28 मई है उस समय भी GST काउंसिल मीटिंग होता है, उस काउंसिल मीटिंग में चेंजेस होते हैं। तो जब भी आप GST में काम करते हैं तो आपको अपनी नॉलेज को
हर सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे से अपडेट करना होता है। नाउ तो जैसे मैंने आपको कुछ बातें बताई, हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे, आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आफ्टर डूइंग सम स्लाइड्स कुछ क्वेश्चन है ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए हमने क्या क्या बातें की। सपोज कर लीजिए मिस्टर एक्स पे इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया, तो बताइए इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स कौन है आपका? डायरेक्ट। तो व्हाट टाइप ऑफ टैक्स? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मिस्टर वाई ने परचेज किया, तो परचेज पर और पे जीएसटी किया, तो जीएसटी कैसा टैक्स है आपका? जीएसटी इज ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्स। फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस दोनों के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस माने टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल आइटम्स दोनों को जीएसटी के दायरे में कवर किया गया। इज जीएसटी सेम फॉर रिच एंड पुअर पीपल? यस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जीएसटी रिग्रेसिव इन नेचर है, आप चाहे गरीब हैं या अमीर हैं, डजेंट मैटर, आपको उतना ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। सभी के लिए जीएसटी में कोई चेंजेस नहीं है, उसी रेट से उसी सिस्टम के अंदर आपको अपना, अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम करना है, परचेज करना है, तो आपको उसका जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो जीएसटी वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कैसे कैसे एप्लीकेबल हुआ? ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के अंदर जीएसटी के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। सबसे पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ 1954। आप देखिए कि फ्रांस में कितना पहले इंट्रोड्यूस हो गया और इंडिया के पास आते आते 2017 में जाकर ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले फ्रांस के अंदर जीएसटी वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल हो गया था। अभी एट प्रेजेंट मोर देन 160 कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस जीएसटी। हर 160 कंट्रीज के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है इन सम फॉर्म। हर कंट्री के अंदर जीएसटी के मॉडल्स अलग अलग हैं, लेकिन जो जीएसटी का थीम है वो सबका वही है। 40 मॉडल्स ऑफ जीएसटी कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। 40 डिफरेंट टाइप से हम कंट्रीज के अंदर चार्ज करते हैं। हर कंट्री का अपना एक मॉडल है। इंडिया डुअल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। व्हाट इज डुअल स्ट्रक्चर? जहां पर हम स्टेट और इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दो टाइप से हम कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। तो डुअल स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं हमारे पास। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंटर स्टेट, मैंने आपको बताया था इंटर स्टेट, एंड नंबर टू इज ऑफ योर इंट्रा स्टेट। तो डुअल मॉडल में भी हैव टू कॉन्सेप्ट, इंटर स्टेट एज वेल एज इंट्रा स्टेट। और मैं आपको इंटर स्टेट में हम चार्ज करते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जब आप बात करते हैं इंट्रास्टेट माने सेम स्टेट, इंटरस्टेट माने डिफरेंट स्टेट, इंट्रा मीन्स सेम स्टेट। तो यहां पे हम चार्ज करेंगे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड नंबर 2 स्टेट एंड गुड्स सर्विस टैक्स। तो दो यहां पे चार्ज होंगे आपके, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटरस्टेट का मतलब होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये कॉमन वर्ड है, आपको धीरे लर्न हो जाएंगे ये। इंटर माने फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और इंट्रा मीन्स सेम स्टेट। जैसे मैं दिल्ली का माल दिल्ली में बेच रहा हूँ, दिल्ली में मैंने सेल किया, तो ये क्या हो गया? इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट सॉरी। और डिफरेंट स्टेट में माल बेचूंगा तो आईजीएसटी। अब यहां पर हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, इसी चीज को हम और देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी के अंदर हमारे पास दो मॉडल हैं, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट और इंटर स्टेट अदर स्टेट्स। इंट्रा स्टेट में हम चार्ज करेंगे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। अब अगर हम सिस्टमेटिक वे में देखें तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि भाई कोई सेल हमारा इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है? तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है, ये चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, इसको बड़े ध्यान से आप देखिए। जरा प्लीज म्यूट योर माइक। यूनियन टर्शरी टैक्सेशन। अब ध्यान से देखिए मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इंडिया के अंदर एक तो होता है स्टेट, माने अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज बोलूं,
So we have a different type of system. I will see क्या प्रॉब्लम है. यस प्लीज. माइक म्यूट करेंगे तो आपको आवाज साफ आएगी. मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है. वन ऑफ माई पार्टिसिपेंट. हाँ बेटा, ये जो पार्टिसिपेंट है किसी का माइक ऑन था. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप अपने माइक को म्यूट कीजिए, तभी आपको मेरी आवाज़ साफ आएगी. मेरी तरफ से साउंड क्वालिटी आई थिंक ठीक है. सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ. और आपको बहुत इंपॉर्टेंट. यस, थैंक यू वेरी मच. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे. देखिए, इंडिया के अंदर एक होता है स्टेट. जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स हैं. इसके अलावा एक होता है यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी नॉर्मली कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है हमारे पास? जम्मू एंड कश्मीर, जो स्टेट की गिनती में नहीं आते. पौंडुचेरी, दिल्ली भी एक तरह का यूनियन टेरिटरी में आता है. अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा, दमन, चंडीगढ़, लद्दाख, ये पर्टिकुलर स्टेट नहीं है. दीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी. तो यहां पर कुछ यूनियन टेरिटरी के अपने ओन लेजिस्लेशन है, स्टेट लॉ हैं. जैसे एक स्टेट का लॉ होता है, ऐसे जो यूनियन टेरिटरी है उनके अपने लॉ हैं. और कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके अपने लॉ नहीं हैं. तो जिन यूनियन टेरिटरी के अपने लॉ हैं, इट विल बी इक्वलेंट टू स्टेट. उनको हम कैसे मानते हैं कि वो एक तरह से एक स्टेट की तरह बिहेव कर रही है. और यदि उन यूनियन टेरिटरी के अंदर जिनके अंदर लॉ बने हुए हैं अपने, वो जब भी अपना विदिन अ स्टेट माल, विदिन अ यूनियन टेरिटरी माल बेचेंगे, तो दे विल चार्ज सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड सर्विस टैक्स इन सेम यूनियन टेरिटरी. और यदि अदर यूनियन टेरिटरी माल बेचेंगे या अदर जगह माल बेचेंगे तो क्या लगाएंगे? IGST. माने जिनका अपना लेजिस्लेचर है वो दो चार्ज करेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ऐसे कौन से यूटी है हमारे पास? जम्मू एंड कश्मीर, पौंडुचेरी एंड दिल्ली. दीज आर 3 यूनियन टेरिटरी जिनके अपने ओन लेजिस्लेशन है. व्हाट इज लेजिस्लेचर? जिनके अपने कानून हैं, अपने लॉ हैं. कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके अपने स्पेसिफिक कानून नहीं है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है. लाइक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर. तो इनके अलग से कोई लॉ नहीं है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. तो वहां पर बस फर्क खाली ये पड़ेगा कि जहां पे आपका SGST लगता था, वहां अब लगेगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. CGST एज इट इज होगा, लेकिन स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स की बजाय वी आर चार्जिंग यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. फिर देख लीजिए, ये कौन सी स्टेट्स के लिए जिनका अपना ओन लेजिस्लेचर नहीं है. अगर ओन लेजिस्लेचर है तो दे आर इक्वलेंट टू स्टेट, और जो स्टेट के हिसाब से SGST एंड CGST चार्ज होता है वही इनको पे करना पड़ेगा. व्हेन दे डू नॉट हैव एन ओन लेजिस्लेचर तो UTGST और CGST चार्ज होगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा कि हम कौन सी स्टेट में माल बेच रहे हैं. उसी के हिसाब से यदि आपका बिजनेस इन स्टेट्स में है, अंडमान में, लक्षद्वीप में, और आप विद इन स्टेट माल बेचेंगे तो आप चार्ज करेंगे UTGST एंड CGST. और यदि आपका बिजनेस जम्मू कश्मीर, पौंडुचेरी या दिल्ली में है और विद इन स्टेट आप माल बेचते हैं तो यू विल चार्ज SGST एंड CGST. हाँ, यदि इनके बाहर में माल बेचूंगा तो फिर वही रूल चलेगा आपका, IGST. मैं इसी बात को आपको एक डायग्राम की हेल्प से कोशिश करता हूं समझाने की, तो आप इसको ध्यान से देखिए. दिस इज अ डायग्राम. तो इस डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपने फ्रॉम सेम स्टेट में आप डील करेंगे तो CGST SGST, स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बेचोगे तो IGST. सेम स्टेट में डील करोगे तो अगर यूनियन टेरिटरी है विद ओन विदाउट लेजिस्लेचर और वो विद इन स्टेट डील कर रहा है तो CGST प्लस UTGST. और यदि उसी यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट में या दूसरी यूनियन टेरिटरी में माल बेचा जाएगा तो क्या लगेगा? IGST. और वो सारी यूनियन टेरिटरी जिनका ओन लेजिस्लेचर है वो इक्वलेंट टू स्टेट ट्रीट की जाएंगी. तो आपको नटशेल में यही वर्ड याद करना है कि जिन यूनियन टेरिटरी का अपना ओन लेजिस्लेचर है वो स्टेट के इक्वलेंट काउंट होंगी और दे विल चार्ज SGST एंड CGST.
और वो सारी यूनियन टर्शरी जिनका अपना ओन लेजिस्लेचर नहीं है, वो खाली विद इन अ स्टेट के लिए, विद इन अ सेम टर्शरी के लिए चार्ज करेंगे SGST की बजाय UTGST, CGST दोनों में कॉमन है। हाँ, यदि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर या वन लेजिस्लेचर टू अलग ट्रेड होगा तो सिंपल वही चलेगा आपका IGST। ऐसे ही जब हम फॉरेन कंट्री में डील करते हैं, फॉरेन टर्शरी माने आउट ऑफ इंडिया अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑलवेज IGST। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, अगर आप आउट ऑफ इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया के बाहर आप माल बेचोगे या खरीदोगे, तो हमेशा क्या लगेगा उस पर? IGST। वी विल चार्ज IGST ऑलवेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ इंडिया डील करने में आपको ऑलवेज क्या लगेगा? IGST। होप सो आपको ये पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। तो बात वही है कि विद इन स्टेट CGST, SGST, और अदर स्टेट्स में, अदर टर्चरी में माल बेचेंगे तो आपका IGST। नाउ द हल्का सा पॉइंट को रिकैप्सुलेट करते हैं। तो डाउन इंट्रा स्टेट सप्लाई, अगर हम इंट्रा स्टेट माने सेम स्टेट में माल बेचते हैं तो क्या लगेगा? CGST, SGST, नंबर C, CGST एंड SGST या IGST। तो CGST और SGST इंडिविजुअल नहीं लगते, सेम स्टेट की बात कर रहा है, तो आंसर C इज योर वैलिड आंसर, CGST एंड SGST। IGST नंबर 2 आंसर, मिस्टर X इज अ डीलर इन दिल्ली, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर Y। मिस्टर X ने माल मिस्टर Y को बेचा ऑन डिलीवरी एट मुंबई, लेकिन माल की डिलीवरी कहाँ देनी है उसको? मुंबई में। अब माल की डिलीवरी कहाँ पर हो रही है? मुंबई। इसका मतलब माल दिल्ली से मुंबई सेल किया जा रहा है, तो क्या चार्ज करेंगे? इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है? दिस इज योर इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि फ्रॉम वन स्टेट टू अदर क्रॉस कर रहे हैं। इन द अबव क्वेश्चन 2, अगर विच टैक्स विल बी इम्पोज, कौन सा टैक्स इम्पोज होगा? क्योंकि अभी इंटरस्टेट सप्लाई है तो वी विल इम्पोज IGST, क्योंकि जब हम माल बेचते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर तो हम चार्ज करेंगे उसके ऊपर IGST। मिस्टर X इज अ डीलर इन दिल्ली, मिस्टर X दिल्ली में डील करता है और मिस्टर Y को माल सप्लाई करता है दिल्ली के अंदर ही, सेम स्टेट की बात हो रही है, फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली, सो वी विल चार्ज इंट्रास्टेट सप्लाई। तुम क्या बोलेंगे इसको? इंट्रास्टेट सप्लाई। तो इस क्लास में मैंने आपको हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया अबाउट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, कौन कौन से टैक्सेस को हमने GST के दायरे में कैलकुलेट किया, क्या क्या GST का बैकग्राउंड है, कहाँ से GST शुरुआत हुई और कैसे कैसे उसके अंदर डेवलपमेंट आए। उसके बाद हमने कुछ डिस्कस किया अबाउट वर्ल्ड वाइड GST सबसे पहले कौन सी कंट्री में आया, कितनी अप्रॉक्सीमेट कितनी कंट्रीज में GST मॉडल एप्लीकेबल हो चुका है, और इंडिया में कौन सा हम GST मॉडल फॉलो करते हैं। होप सो कि आप सबने इस लेक्चर को समझा होगा, एंजॉय किया होगा। इसका रिकॉर्डिंग वी विल प्रोवाइड यू, और इसके बाद हम इसमें आगे और डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम इन लेक्चर्स को हम बहुत सीक्वेंस में और सिस्टमेटिक में डील करेंगे। अगेन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन दिस लेक्चर। होप सो कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। एनी डाउट्स प्लीज? ओके, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई योर डाउट्स डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय, गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट।